Hello friends, I welcome you in this session when we are going to discuss that if you are ignoring the non-tech portion for your GATE examination, then the 5 things you must know, that is what we are going to discuss today. दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, जहां हम बात करेंगे कि अगर आप गेट एग्जाम के लिए नॉन टेक्निकल पोर्शन को इग्नोर कर रहे हैं तो आपको इन 5 बातों को अपने ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से दिवाली के इस फेस्टिवल को मना रहे होंगे, अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, बट इन्हीं फेस्टिविटीज़ के बीच में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। अभी तो आप अच्छे से मज़े करिए, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े करना भी ज़रूरी है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लाइफ का एम है, उसको भी अपने ध्यान में रखना है। दोस्तों ये सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं बहुत सिंपल बातें करूंगा, कोशिश करूंगा कि मेरी बात आप तक पहुंचे, कोशिश करूंगा कि आपको उससे कुछ बेनिफिट हो, और शायद अगर वो बेनिफिट वो 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर भी अगर आप गेट के एग्जाम में ऐड ऑन कर पाए मेरी बातों को समझ के, तो शायद मेरा काम हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज के सेशन में हम किन इंपॉर्टेंट 5 इश्यूज को डिस्कस करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे वेटेज ऑफ नॉन टेक पोर्शन। ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है उसका वेटेज क्या है। काफी सारे बच्चों को शायद ये बात पहले से पता होगी, बट फिर भी चूंकि हम कई बार उतना सीरियसली चीजों को नहीं ले पाते, इसलिए हम जब नॉन टेक की बात करें तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नॉन टेक का वेटेज क्या है। तो हम सबसे पहले वेटेज एनालिसिस करेंगे बहुत ब्रीफ में। आई होप कि आपको पहले से पता होगा। फिर दोस्तों हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस। आप में से जो भी शायद मैकेनिकल इंजीनियर्स होंगे या सिविल इंजीनियर्स होंगे, शायद आपने कहीं ना कहीं अगर मैनेजमेंट की कोई थ्योरी पढ़ी है तो उसमें डेफिनेटली आपने इस एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा। स्वॉट एनालिसिस बेसिकली स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स की बात करती है। ये हम अभी थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आपके सिर्फ इस एग्जाम तक ही सीमित नहीं है, ये आपके जीवन में किसी भी इंपॉर्टेंट निर्णय को लेते समय, जब आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे, वहां पर आपको बहुत मदद करने वाली है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बी ए चूजर नॉट अ बेगर। इसका क्या मतलब है? ये जो डायलॉग मैंने अभी अभी आपके सामने बोला है, इसका मतलब क्या है, इससे आप क्या समझ सकते हैं कि क्यों आपको चूजर बनना है, एक बेगर नहीं बनना है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक की बात करेंगे जिसको मैं बोलता हूं ट्रैपीज टेक्निक। ट्रैपीज क्या है शायद आप जानते होंगे, बचपन में कभी आपने सर्कस जरूर देखा होगा। सर्कस में आपको याद होगा एक नेट होता था, उस नेट में कई सारे ऐसे स्विंग्स होते थे और एक इंसान इधर से स्विंग पकड़ के इधर जाता था, फिर वो छोड़ता था, फिर दूसरा स्विंग पकड़ता था, फिर दूसरा इंसान उसको पकड़ता था। तो इस तरीके का एक गेम होता है। इस गेम से आप क्या समझ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इन द लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्या आप एक स्मार्ट कैंडिडेट हैं। आपका फोन तो स्मार्ट है, सब कुछ आसपास आपके स्मार्ट है, आजकल तो गवर्नमेंट भी स्मार्ट है, स्मार्ट गवर्नेंस। क्या आप अपने एग्जाम के लिए स्मार्ट हैं, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और ये काफी हद तक आज के सेशन से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि जो नॉन टेक पोर्शन है उसका क्या वेटेज है आपके एग्जाम में, आपके जो गेट एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखें, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो टोटल मार्क्स हैं, टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 65 हैं, और जो टोटल अलॉटेड मार्क्स हैं वो कितने हैं, 100। ठीक है, ये तो टोटल पेपर हो गया। अब इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ऐसे ही अलग अलग ब्रांचेस के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, या और कोई भी ब्रांच हो। तो सबसे पहले आता है जनरल एप्टीट्यूड। मैं कोई और मार्कर यूज कर लेता हूं। सबसे पहले आता है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में टोटल आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें कुछ 2 मार्कर्स हो सकते हैं, कुछ 1 मार्कर हो सकते हैं, और कुल मिलाकर इसका जो वेटेज है वो लगभग 15 नंबर का होगा। और यही वो पार्ट है जहां पर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड देखने को मिलता है, और साथ ही साथ आपको वर्बल एप्टीट्यूड भी देखने को मिलता है, जो मैं आपसे डिस्कस करता हूं नॉर्मली जब हम वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं। इसके बाद दोस्तों एक पोर्शन आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। इसमें भी आपको 10 क्वेश्चन मिलते हैं, और इस 10 क्वेश्चन में भी आपको 2 मार्कर और 1 मार्कर क्वेश्चन इस हिसाब से मिलते हैं
कि लगभग 13 नंबर का मार्क्स यहां पर आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर साइंस में इसका वेटेज थोड़ा सा कम है, शायद 7 या 8 नंबर के आसपास है, उसको आप चेक कर सकते हैं, बट वहां पर कंपनसेट हो जाता है क्योंकि कंप्यूटर साइंस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जैसे डिस्क्रीट मैथ्स या और कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें कहीं ना कहीं उसकी कुछ यूटिलिटी है, तो वो ओवरलैपिंग एरिया है। फाइनली आता है आपका इंजीनियरिंग ब्रांच। सपोज आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे, टोटल 45 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्कर्स और 1 मार्कर सब मिला के जो फाइनल उसका वेटेज होगा वो होगा 72 मार्क्स। अब आप समझ सकते हैं कि इस 100 में जो अप्रॉक्सीमेट वेटेज है वो लगभग 28 मार्क्स का है। अब आप मुझे बताइए और दिल पे हाथ रख के बताना कि क्या 28 नंबर का वेटेज आपको कोई भी और सब्जेक्ट इस एग्जाम में दे सकता है? आपका आंसर होगा सर नो, नहीं। डेफिनेटली सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि भैया नॉन टेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल से भी, टेक्निकल तो पढ़ो ही नहीं भैया, एग्जाम ही टेक्निकल है। इसका नाम ही है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग, यस और नो? तो ये तो टेक्निकल ही एग्जाम है, तो इसमें टेक्निकल तो इंपॉर्टेंट है ही, बट साथ ही साथ नॉन टेक की भी एक इंपॉर्टेंस है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये था वेटेज। अब हम बात करेंगे स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। जब भी आप लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लें तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है, उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, उससे आप क्या क्या पा सकते हैं। और थ्रेट्स मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं। और उस काम को करने में, उस डिसीजन को लेने में आपके पास क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या क्या वीकनेसेस हैं। तो जब आप नॉन टेक पोर्शन की तैयारी करते हैं तो आपको यह बात समझनी चाहिए कि टेक्निकल सब्जेक्ट्स, नॉर्मली अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग 10 सब्जेक्ट आपको टेक्निकल में पढ़ने पड़ते हैं। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, अगर कोई रजनीकांत है, अगर कोई सुपर कमांडो ध्रुव है, नागराज है, मतलब कोई सुपर हीरो है, तो शायद वो 10 के 10 सब्जेक्ट में 100% अच्छा हो सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक एवरेज इंसान के लिए इन 10 में से मैक्सिमम जो वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है वो 5 से 6 सब्जेक्ट में ही हो सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है। अब कोई 5 साल तैयारी करे तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 1-2 साल की जो तैयारी है उसमें 5 से 6 सब्जेक्ट में तो आप अपना एक्सपर्टीज कर सकते हो। आप इतनी एक्सपर्टीज ला सकते हो कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को भी हैंडल कर लो। बट 10 के 10 सब्जेक्ट में ऐसा हो, ऐसा नॉर्मली मैंने अपने 12-13 साल के कैरियर में नहीं देखा। हाँ 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं, लेकिन वो बहुत विरले होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि लगभग 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे होंगे ही होंगे जिसमें आपकी वीकनेस होगी। अब ये जो वीकनेस है इसको आपको कंपनसेट करना है। ये क्या है आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ क्या थी ये। अब ये वीकनेस आप कंपनसेट कर सकते हो मैथमेटिक्स से। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्स की, यस और नो? क्योंकि मैथ्स किसी भी इंजीनियर के लिए स्ट्रेंथ है, आप मानो या ना मानो। अगर मैथ्स आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती तो आप विश्वास मानिए आप पहले सेमेस्टर में ही इंजीनियरिंग छोड़ चुके होते। कई बच्चों ने छोड़ी भी। जो लोग गलती से इंजीनियरिंग ले लेते हैं उनके छोड़ने का कहीं ना कहीं मेन, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसमें मैथ्स आ ही जाएगी। तो अगर आपने इंजीनियरिंग करी है, अगर आप कंप्लीट करते हैं अपनी इंजीनियरिंग को, तो ये मान के चला जा सकता है कहीं ना कहीं आप मैथ्स में स्ट्रांग हैं। तो मैथ्स में अगर आप थोड़ी भी अच्छे से मेहनत करेंगे तो आप वहां पर क्वेश्चन बना सकते हैं, बस आपको मेहनत करनी है। सेकेंड हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की। अब देखो एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज है, ये भी हर इंजीनियर लेके ही पैदा होता है। मेरा ऐसा मानना है डॉक्टर बनाए जाते हैं, लॉयर्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे लोग बनाए जाते हैं, बट इंजीनियर्स पैदा होते हैं। वो जो दिल होता है ना, एक रात में 500 पन्ने की किताब पढ़ के अगले दिन सेमेस्टर में 70% नंबर ले आना, वो एक इंजीनियर के बस की बात है। तो ये एप्टीट्यूड भी क्या है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो बेंट ऑफ माइंड है, वो इंक्लिनेशन है कि आप एप्टीट्यूड को और बच्चों के कंपैरिजन में अच्छा कर सकते हो। तो ये 2 चीजें तो आपकी स्ट्रेंथ है, यहां पर अपॉर्चुनिटी है। एक जगह प्रॉब्लम आती है, वो है वर्बल एप्टीट्यूड। क्योंकि पिछले
7 से 8 सालों में आपने शायद इस तरफ इतना ध्यान नहीं दिया है, आपने शायद इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया है, बट मैं बार बार अपने सेशंस में कहता हूं कि यहां पर आपको इंग्लिश में कोई प्रोफिशिएंसी नहीं हासिल करनी है, यहां पर कोई लैंग्वेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, यहां आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकालना है। एग्जाम में क्वेश्चन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लैंग्वेज पे कमांड करें, भैया लैंग्वेज सीखने में तो जिंदगी लग जाती है। शायद मैं भी अपना पूरा जीवन लगा दूंगा तो मैं हिंदी भी अच्छे से नहीं सीख पाऊंगा, इंग्लिश तो छोड़ ही दो, जबकि हिंदी मेरी मातृभाषा है। तो आपको लैंग्वेज पे कमांड नहीं करना है, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स सीखने, कुछ बेसिक रूल्स सीखने, जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओ, और वो बहुत ज्यादा नहीं है। ऑलरेडी हमने अपनी क्लासेस में डिस्कस किया है, अभी आगे कुछ सेशंस भी अगर आप देखेंगे यूट्यूब पर, जब क्रैश कोर्स आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वर्बल भी एक ऐसा पार्ट है जिसमें कम समय में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। मतलब ये नॉन टेक पोर्शन जो लगभग 28 नंबर का था, आप सोचो 28 में कुछ नहीं करोगे तो भैया कम से कम 22-23 नंबर तो ला ही सकते हो, नहीं? अगर अच्छे से मेहनत करोगे, मान लिया 2-4 क्वेश्चन नहीं होंगे, 2-3 क्वेश्चन, 20 नंबर तो ले ही आओगे कम से कम। अब यहां ये जो 3-4 सब्जेक्ट में आप वीक रह गए थे, तो उसको आप यहां से कंपनसेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो ये एनालिसिस आपको करनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि अगर आप नॉन टेक पोर्शन को इग्नोर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इसको कंपनसेट नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो मान के चलो ये जो 20 नंबर का गैम्बल आप खेल रहे हो, ये आपकी रैंक को कहां से कहां पहुंचा देगा, आप कल्पना ही कर सकते हो, कल्पना ही कर सकते हो। बहरख्याल बात करते हैं बी ए चूजर नॉट अ बेगर। बी ए चूजर नॉट अ बेगर। अब जरा समझने की कोशिश करो, बड़ा फनी सा ये बच्चा है, ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसको कौन सा बिस्कुट खाना चाहिए। ये मैंने सिर्फ समझने के लिए आपके लिए लगाया है, इसको देख के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। बचपन में शायद आप भी ऐसे ही दिखते थे, लेकिन कोई बात नहीं। मान के चलो कि आपने नॉन टेक को इग्नोर किया। दो तरीके के बच्चे हैं, एक बच्चे ने नॉन टेक को इग्नोर किया और एक बच्चे ने साथ ही साथ नॉन टेक को भी पढ़ा। अब इन दोनों के मार्क्स में क्या अंतर होगा? मान लिया दोनों का टेक्निकल अप्रोक्सीमेटली सेम है, टेक्निकल में दोनों के पास लगभग एक लेवल तक की दोनों की तैयारी है, तो आसपास ही परफॉर्म करेंगे। मान लो टेक्निकल में इसने लगभग 45 से 50 नंबर पाए, जिसने नॉन टेक नहीं तैयार किया था, और इस बच्चे ने भी टेक्निकल में लगभग 45 से 50 नंबर पाए। मैं सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल की बात कर रहा हूं, वो जो 72 नंबर थे उसमें से 45 से 50 नंबर पाए, अच्छी तैयारी करने वाले बच्चे की बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कुछ पढ़े ही नहीं, बोले हाँ सर ने कहा था 45 आएंगे, ऐसे थोड़ी 45 आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो नॉन टेक पोर्शन है, अब उसमें तो इसका डब्बा गोल है, ये बहुत से बहुत ले आएगा तो 5 से 10 नंबर मान लो ले आया। क्योंकि काफी कुछ पेपर ऐसा होता है जो एक आम बच्चा जिसने नहीं भी पढ़ा है वो कर लेता है। मैं आपको कोई गलत पिक्चर पेश नहीं करूंगा, जो है वही बताऊंगा। अगर आप बिल्कुल भी नॉन टेक नहीं पढ़ोगे ना, तब भी आप कम से कम 5, 8, 10 नंबर का कर ही लोगे। लेकिन अगर आपने पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो यहां संभावना किसकी है? यहां संभावना है 20 से 25 नंबर की, अगर अच्छे से पढ़ लिया। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि टेक्निकल में कुछ होता है, उनके दिमाग में होता है, टेक्निकल में कितना भी पढ़ लें उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। नॉन टेक में थोड़ा सा पढ़ लिया, स्कूलिंग अच्छी हुई है नहीं हुई है उसका कोई मतलब नहीं, पढ़ लिया, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। अब जरा अंदाजन देखो, 45, 5, 50, 50, 10, 60, इसके नंबर बन रहे 50 से 60। इसने टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों अच्छे से तैयार किया था, इसने नॉन टेक को इग्नोर नहीं किया, तो इसके कितने बन गए? 45 और 20, 65, और 50, 20, 75। अब देखो कहानी कहां जा रही है। ये बच्चा ये डिसाइड नहीं करेगा कि कौन से आईआईटी में जाएं, वो बस ये सोचेगा हे प्रभु हे भगवान, किसी तरीके से बस आईआईटी मिल जाए। अपने अपना जिसके जैसे भी भगवान है, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। ये बच्चा डिसाइड करेगा कि कौन से आईआईटी जाना है या एससी बैंगलोर जाना है। अब आप खुद समझो कि आपको नॉन टेक को इग्नोर करना है या नहीं करना है। अगर आपको उसी परिस्थिति में आना है कि एग्जाम के बाद जिस दिन रिजल्ट आने वाला है कि हे प्रभु हमारे सारे पापों को क्षमा करो
और अगले जन्म में हम बहुत अच्छे अच्छे काम करेंगे, बट इस बार किसी तरीके से आईआईटी दिलवा दो, कोई भी आईआईटी दिलवा दो। अगर आपको इस परिस्थिति में जाना है, चॉइस आपकी है। इस परिस्थिति में आना है तो आपकी चॉइस है। नॉन टेक को इग्नोर मत करो। अरे डेली आधा घंटा 1 घंटा तो पढ़ ही सकते हो, इतना तो टाइम 24 घंटे में होता है आपके पास। वही मैं आपसे मांग रहा हूं, और कुछ नहीं मांग रहा हूं। ट्रैपीज टेक्निक की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अच्छा इसमें कुछ वो जीआईएफ शायद चल नहीं रहा है, कुछ हो सकता है गड़बड़ हो तो शायद, लेकिन आप डायग्राम देखकर समझ रहे होंगे। ट्रैपीज वो जो सर्कस में होता था ना, स्विंग होता था, इस वाले को पकड़ा, इसको छोड़ा, दूसरे को पकड़ा। अब ये ट्रैपीज टेक्निक है क्या? अगर आपने ट्रैपीज कभी वाकई में रियल लाइफ में देखा है, उसको एनालाइज किया, नहीं देखा यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। अगर आप किसी एक ही स्विंग को बहुत ज्यादा देर तक पकड़े रहोगे तो आप फिसल के गिर जाओगे। और विश्वास मानिए 90% से ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वाले क्या कहेंगे? मशीन पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम पढ़ रहे हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। 2 महीने बाद पूछा, हाँ भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? मशीन पढ़ रहे हैं, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पता चला पूरे साल पढ़ते रहे, खत्म ही नहीं हुआ। बड़े सब्जेक्ट हैं, टाइम लगता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्लान करना पड़ेगा। सही समय पे आपको एक स्विंग को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है, फिर उसको छोड़ना है, फिर दूसरे को पकड़ना है। इसको बोलते हैं ट्रैपीज टेक्निक। इससे आपका ब्रेन रिलैक्स होता है। ठीक है, मशीन पढ़ लो, 2 घंटे मशीन पढ़ लो, 2 घंटे मशीन पढ़ लिया, थोड़ा टाइम मिला, रिलैक्स किया, फ्री हुए, आधा घंटा नॉन टेक पढ़ लिया। 2 घंटे के मशीन के बाद तो आधा घंटे नॉन टेक पढ़ सकते हो। पावर सिस्टम पढ़ा 2 घंटे, रिलैक्स किया, आधे घंटे नॉन टेक पढ़ लिया। आधे ही घंटे पढ़ना है भैया, ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है। और मैथ्स और एप्टीट्यूड तो आपकी चुटकियों में है। थोड़ी बहुत जो आपको मेहनत करनी है वर्बल में करनी है, क्योंकि वो आपने काफी समय से छोड़ा हुआ है, वो आपके हाथ में नहीं है। टेक्निकल से पहले आपने जब आईआईटी की तैयारी करी, नहीं हो पाया, कुछ कमियां थी। फिर बीटेक में आए किसी कॉलेज में, अब्बा डब्बा चब्बा इंजीनियरिंग कॉलेज में। अब फिर से सपना देखा कि आईआईटी जाना है, फिर से सपना देखा पीएसयू जाना है। तो बड़े सपने देखोगे तो बड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। या तो सपने देखना बंद कर दो, 2 ही रास्ते। बहरख्याल इस ट्रैपीज टेक्निक को अगर आप यूज करो, और ये आपके एग्जाम में भी बड़ा अच्छे से आप यूज कर सकते हो। जब आप एग्जाम देते हो, कोई भी एग्जाम, गेट हो या कोई भी एग्जाम हो, तो किसी भी क्वेश्चन को बहुत देर तक होल्ड नहीं करना है। बहुत देर तक होल्ड करोगे तो गिर जाओगे। सही समय पे उस क्वेश्चन को छोड़ देना है, दूसरे क्वेश्चन पे जाना है, उसको करना है, फिर तीसरे क्वेश्चन पर जाना है। और ऐसा ही कुछ आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे भी करना है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर मन नहीं लगता है। मन कैसे लगेगा भाई? जब एक ही डायरेक्शन में, मोनोटोनस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जब काम करोगे तो मन नहीं लगेगा। और एक सही तरीके से, एक कंट्रोल्ड वे में, एक रेगुलेटेड वे में काम करोगे, इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये पढ़ना है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। भाई हो सकता है मशीन पढ़ते पढ़ते कहीं फंस जाओ, पावर सिस्टम पढ़ते पढ़ते फंस जाओ, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते पढ़ते फंस जाओ। तो थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना है, चलो थोड़ा सा वर्बल पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा 5 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के लगा लेते हैं। जरूरी है। तो ट्रैपीज टेक्निक को आप यूज करिए, आपको बहुत फायदा होगा। लास्ट में बात करते हैं, आर यू ए स्मार्ट कैंडिडेट? ये भी थोड़ा एनिमेशन था, वो सही से आ नहीं पाया। बहरख्याल जो भी है, स्मार्ट कैंडिडेट से मतलब क्या है मेरा? देखो, अभी तक मैंने आपको जो बातें कही, वो सारी की सारी बातें सुनने में शायद बड़ी बड़ी लगेंगी, और बड़ी बड़ी है भी। ये बात कहना कि गेट में रैंक लाएंगे और एक्चुअली गेट में रैंक लाना, उसमें अंतर है। मेहनत करनी पड़ती है। ये कोई ऐसा काम नहीं है कि मम्मी ने कहा कि जाओ बेटा बाजार से 1 किलो टमाटर ले आओ, तो गए 1 किलो टमाटर ले आए, मम्मी ने भी पीठ थपथपा दी, वाह 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 मेरा बेटा मेरा बेटा। इसमें 1 साल मेहनत करोगे तब जाके रिजल्ट आएगा। और तब मम्मी सिर्फ पीठ ही नहीं थपथपाएंगी, तिलक भी लगाएंगी, लड्डू भी खिलाएंगी। और मम्मी क्या, हो सकता है शादी के रिश्ते भी आने लगे। जैसे ही लिस्ट में नाम देखा, भैया भैया भैया, ये भी चालू हो जाता है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। किन लोगों को मैं बोल रहा हूं स्मार्ट बनना पड़ेगा? देखो, जो
अच्छी रैंक एम करके चल रहे हैं उनको तो करना ही है, जो मैंने सारी बातें बताई हैं, पिछली 4 बातें। बट ये 5वीं बात स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको पता है कि भैया टेक्निकल में हाथ थोड़ा तंग है। अब जरूरी नहीं है कि अपने दोस्त को जाके कान में बताओ कि भाई टेक्निकल में थोड़ी दिक्कत है दिक्कत तो है। भाई मछली से बोलोगे पेड़ पे चढ़ जाओ, नहीं चढ़ पाएगी, यस और नो। या गाय से कहोगे कि तुम पानी में रहो, तैर सकती है, अच्छा तैरती है गाय, अच्छा तैरती है, लेकिन हमेशा थोड़ी पानी में रह पाएगी। तो सबके अंदर अलग अलग क्वालिटीज है। अगर आपके अंदर शायद टेक्निकल में वो एक्सपर्टीज नहीं है कि आप गेट में टेक्निकल में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए नौकरी, आपको चाहिए आईआईटी, वो मिल जाएगा। कैसे? नॉन टेक अच्छे से तैयार करो, 20 से 25 नंबर तो ला ही सकते हो अगर अच्छे से तैयार करो। और नॉर्मली ये देखा गया है कि जो बच्चे टेक्निकल को थोड़ा सीरियसली नहीं लेते हैं या उनको नहीं समझ में आता है, अगर वो कोशिश करें तो नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन में अच्छा कर जाते हैं। और अल्टीमेटली क्या मैटर करता है? आपके टोटल मार्क्स कितने। कोई आपसे ये थोड़ी आके पूछेगा हाँ तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, भाई 70 नंबर है, अच्छा टेक्निकल में कितने थे, ये थोड़ी कोई पूछेगा। 70 नंबर आए, खटाक से पीएसयू, खटाक से आईआईटी, खत्म का। तो आपको बनना पड़ेगा स्मार्ट, और स्मार्ट आप तभी बन पाओगे जब आप ऑनेस्ट होगे। बेईमान आदमी कभी स्मार्ट नहीं हो सकता। बेईमान आदमी जो होता है, जो डिसऑनेस्ट होता है, वो बहुत लॉस झेलता है अपनी जिंदगी में, क्योंकि वो हर चीज में जुगाड़ ढूंढता है। जुगाड़ नहीं ढूंढना है। स्मार्टनेस इज नॉट अबाउट हिट एंड ट्रायल। स्मार्टनेस इज अबाउट बेटर प्लानिंग, बेटर एग्जीक्यूशन एंड बेटर एक्शन। शायद आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और अपने साथ अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।